मैं अब अगले पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी। ओम प्रकाश जायसवाल जी, डायरेक्टर ओम रेसिडेंसी से प्लीज़ आइए, क्योंकि उनके बिना हमारा ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता था। इस रेसिडेंसी में ही आज हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए हैं। कृपया सीट ले लीजिए। उसके बाद आर.के. पाराशर जी को बुलाना चाहूँगी, डायरेक्टर एयरपोर्ट गोरखपुर के। बहुत सारे सवाल होंगे जो एयरलाइन से जुड़े होंगे। सच्चिदानंद गुप्ता जी को बुलाना चाहूँगी, कृषि यंत्र के विक्रेता है। बहुत स्वागत है सच्चिदानंद गुप्ता जी आपका भी, प्लीज़ मंच पर आएँ। और चलिए अब सवाल करेंगे मेरे सहयोगी जेपी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और देखिए, अब आखिरी पड़ाव पर हैं, शो के हम आखिरी पड़ाव पर हैं। ओम रेजिडेंसी जहां पर ये शो हो रहा है, उसके ओनर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एविएशन के मामले में हम जानेंगे गोरखपुर में ब्रेक लगी थी या नहीं लगी थी, ये जानेंगे, इमरजेंसी ब्रेक। और यहाँ फ्लाइट क्यों नहीं चल रही है, फ्लाइट के बारे में भी आपको बता दें। एविएशन से जुड़े हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अधिकारी हैं गोरखपुर एयरपोर्ट के अथॉरिटी के पूरे हमारे साथ सर जुड़ गए हैं। कृषि यंत्र के बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे, क्योंकि आप बीजेपी के लीडर भी हैं, ओम रेजिडेंसी भी है, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, टूरिस्ट बढ़ा है, क्योंकि आप तो होटल व्यापारी भी हैं और एक बीजेपी के लीडर भी है, या आपको लग रहा है कि जो उम्मीद थी उसके मुताबिक टूरिस्ट नहीं आ पा रहा है? माइक सर। सबसे पहले भगवान बुद्ध की इस पावन भूमि पे जी न्यूज़ परिवार का मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है और हमारी सरकार ने सुविधा भी दी है। और यही कुशीनगर 2017 के पहले बिल्कुल होटल के अलावा कुछ दिखना नहीं था कुशीनगर में, लेकिन 2017 के बाद जब हमारी योगी जी की सरकार आई तो कुशीनगर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसे रामाभाई स्तूप के पास जब आप जाएंगे तो वहाँ सीजन और ऑफ सीजन दोनों समय टूरिस्टों का भीड़ लगा रहता है। मीन मंदिर जो है वहाँ भी भीड़ लगा रहता है और धीरे धीरे सुविधाएं भी बढ़ी हैं। उसी क्रम में एयरपोर्ट भी यहाँ स्थापित हुआ है। किन्हीं कारणों से एयरपोर्ट अभी चल नहीं पाया, जिसका हम सभी लोगों को बड़ा उम्मीद और इंतज़ार भी है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से महाराज जी के नेतृत्व में ही यह एयरपोर्ट निश्चित रूप से बहुत जल्दी चालू होगा। मेरा सवाल पारासर जी आपसे है, क्या अभी क्योंकि यहाँ की बात बहुत की हमने, बहुत देर से कर रहे हैं इस बात को लेकर चर्चा, एयरपोर्ट को लेकर और फ्लाइट्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुशीनगर का नाम तो है लेकिन अभी फ्लाइट्स स्टार्ट नहीं हो पाई है। आप क्या सोचते हैं, कहाँ कमी रह गई है? कुशीनगर में अभी बहुत जल्द ही आपका एयरपोर्ट भी जहाज़ चलनी शुरू हो जाएगी। अभी कुछ इंक्रोचमेंट का मामला था, जिससे कि ILS वगैरह का पब्लिश नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे DVR भी चालू नहीं है। तो DVR चालू ना होने से जाड़े के मौसम में जहाज़ का आना जाना दिक्कत हो जाता है। उन्हें गोरखपुर तक तो लोकेशन मिल जाता है। अब जैसे बारिश के मौसम में अब कोई भी जहाज़ गोरखपुर से जब उसे कुशीनगर आना हो तो नहीं आ पाती है। तो अभी क्या है, ILS को पब्लिश करने के लिए कुछ इंक्रोचमेंट था, जो यहाँ की जनता ने लास्ट वीक में कोर्ट के माध्यम से आपसी सुलह करके कोर्ट से मतलब कि कुछ जनता लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया है, केस वापस ले लिया है। और लेने के बाद अब बहुत जल्द ही 1 महीने में DVR और लोकलाइजर वगैरह शुरू हो जाएंगे। और विंटर सेशन में उम्मीद है मुझे एक जहाज़ यहाँ से चलेगी। पर ऐसा सब एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि गोरखपुर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, लेकिन गोरखपुर बहुत शांत एयरपोर्ट है, मतलब चर्चाओं में बहुत कम रहता है। रहेगा तो क्योंकि भाई मुख्यमंत्री की ये CM सिटी है, इसलिए वो थोड़ा चर्चित शहर है। लेकिन गोरखपुर चर्चा में इसलिए आ गया कि वहाँ एक अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगी है और वो घटना के बाद लोग सहम गए। ये पूरा वाकया क्या है और ये मामला क्या वाकई में हुआ या नहीं हुआ? मैडम, किसी प्रकार की इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगी है। स्पाइसजेट की जहाज़ थी, मुंबई में काफ़ी बारिश हो रहा था और सुबह 9 बजे भी वहाँ 2 फुट पानी लगे हुए थे। फिर भी वहाँ से स्पाइसजेट की जहाज़ ने 3 बजे के लगभग उड़ान शुरू किया, 5 बजे के लगभग यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जब पैसेंजर के 170 पैसेंजर बैठने के बाद जैसे जहाज़ गई, अब वो रनवे के इंड पे जैसे गई, वहाँ फिर वो स्टार्ट नहीं कर सका और फिर वापस धीरे धीरे आए, सारे पैसेंजर को उतार दिया गया। अब अहमदाबाद के इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट जो है सो काफ़ी सिंसियर हो गई है और वो बड़ी छानबीन करके ही परमिशन मिलता है। तो जो सर्टिफाइड करने वाले जहाज़ को जो उड़ाने वाले इंजीनियर जिन्होंने सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई ना इट इज़ फिट फॉर फ्लाई,
तो वो इंजीनियर चूँकि दिल्ली में थे, इस वजह से परमिशन नहीं मिल पाई, चूँकि दूसरी कोई फ़्लाइटें भी नहीं थी जो दिल्ली से आती है और उस इंजीनियर को लेकर के आती है और यहाँ पे फ़्लाइट क्लियर करते हैं। तो ऐसी कोई घटना नहीं थी। अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है तो वो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जहाज़ का वेट कम से कम 200 टन होता है और 200 टन मतलब 25 ट्रक के बराबर हो गया। तो ब्रेक के फेल होने की संभावना होती है यदि इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो उस केस में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कि जहाज़ के 2 बड़े बड़े विंग्स भी होते हैं, 17-17 मीटर 34 मीटर का विंग होता है, तो विंग के ज़मीन से टकराने की संभावना, इसलिए इमरजेंसी ब्रेक हम लोग अवॉइड करते हैं। तो पायलट ने बहुत सूझबूझ करके काफ़ी पहले ही जहाज़ की कमियों को परख लिया उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाने से बचा लिया, नहीं तो खतरे की संभावना 100% रहती है। तो कोई इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाता उस दिन में। सज्जिदानंद गुप्ता जी, कृषि यंत्र के आप विक्रेता हैं, किसानों को अभी क्या क्या सुविधा मिल रही है? और अब बताया ये भी जा रहा है कि गोरखपुर से कुशीनगर के लिए सोलर की सुविधा, सोलर पैनल की भी सुविधा शुरू होने जा रही है। हाँ मैडम, पिछले वीक में मैंने 65 किलोवाट सोलर एनर्जी का जो है सो प्लान अप्रूवल हुआ है हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा, और 75 किलोवाट जो है सो कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए भी अप्रूवल मिला है। तो उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ये प्रोजेक्ट पे सोलर एनर्जी जो है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम लोग एक इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं जहां हमें सोलर एनर्जी को बढ़ा करके और पॉल्यूशन को कम करना है। तो हमारा इसमें हमारे मार्क्स भी मिलते हैं और इसमें हमें गोरखपुर पीछे छूट रहा था। उम्मीद है कि हमारा गोरखपुर भी अब इसमें लाइन में आ जाए। इस वजह से हमारे CSR में 3 या 4 मार्क्स कट जा रहे थे पैसेंजर सर्वे में, तो वो हमारी कंप्लीट हो गई। आपसे सवाल है, क्योंकि आप कृषि यंत्र के विक्रेता हैं, तो आपको क्या लग रहा है अभी क्या किसानों को कितनी सुविधा मिल पा रही है? यहाँ पे सरकार द्वारा अनुदान जो दिया जा रहा है उस पर कृषि यंत्र काफ़ी बिक रहे हैं और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस समय सरकार द्वारा काफ़ी अनुदान दिया गया है, अभी पिछले महीने भी अनुदान चालू हुआ है। सारे कृषि यंत्र उस पर किसान अपने पसंद के ले जा रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और अच्छी उपज पैदा कर रहे हैं। लेकिन सच्चिदानंद जी, क्योंकि ये क्षेत्र जो आता है ये पूरा कृषि बाहुल माना जाए, किसानों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है, और आप जिस तरह पता चला कृषि यंत्र विक्रेता हैं, आपको लग रहा है कि किसानों को हालांकि कृषि यंत्रों पर एक सब्सिडी, एक छूट मिलती है, वो मिल रही है, और उसका क्या तरीका होता है? अगर कोई किसान आपके हमारे जरिए, हमारे मंच के जरिए आपको सुने तो उसे कोई आसान तरीका, मान लीजिए उसको कोई कृषि यंत्र खरीदना, आपसे ही खरीदना है, तो उस पर कैसे सब्सिडी मिलेगी और क्या फ़ायदा मिलेगा उस पर? सब्सिडी की प्रक्रिया है सर, सरकार द्वारा एक टोकन जनरेट किया जा रहा है। जो टोकन राशि है सब किसान उस टोकन को कटवा रहे हैं। उसके बाद लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम में जिसका चयन हो जा रहा है उसको ऑनलाइन मैसेज मोबाइल पे जा रहा है कि आप यह सामान क्रय करिए, और क्रय करके रसीद बिल अपलोड करिए, आपको सब्सिडी मिलेगी। तो किसान चयन के बाद सामान खरीद रहा है और सामान खरीदने के बाद बिल अपलोड करके पोर्टल पे दे रहा है, और सरकार द्वारा सब्सिडी उसके सीधे खाते में DBT के माध्यम से जा रही है। इसका लाभ किसान को काफ़ी मिल रहा है। चलिए ओम प्रकाश जी, एक सवाल अभी मैंने आपके होटल से जुड़ा पूछा, आपकी रेजिडेंसी को लेकर कि क्या असर है, पर्यटन का कितना फ़र्क है, लेकिन एक पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि आप BJP से जुड़े हैं, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत लंबे वक्त से खबरें थी कि कुशीनगर से आप दावेदारी ठोक रहे हैं, आप नगर पालिका के लिए आपको टिकट मिल जाए, लेकिन 2 बार से चूक गए। जब चूक होती है तो लगता है यार छोड़ो, पार्टी छोड़ो, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़े हुए हैं और ज़मीनी व्यक्ति हैं हम लोग, और मिला नहीं मिला है तो अलग की बात है, लेकिन हम लोग की जो आस्था इस पार्टी के प्रति है वो ना टूटेगी ना कभी डिगेगी, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमने पार्टी के लिए काम किया है, और पार्टी के लिए हमने 1992 में मैं पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं नगर अध्यक्ष बना, और तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का निरंतर सेवा कर रहा हूं और आगे भी करता ही रहूंगा। पार्टी टिकट दे न दे उसका विषय है, मैं अपना सेवा करता रहूंगा। यानी अगर पार्टी अब एक आदमी का सपना होता है, चलिए नगर पालिका का नहीं मिला, फिर क्या नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, या पार्टी जो संगठन में जो भी जिम्मेदारी देगी वो चलती रहेगी?
पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका मैं ईमानदारी से निर्वाह करूंगा और पार्टी जो आदेश करेगी उसका भी निर्वाह करूंगा। एक होटल व्यवसाय के तौर पर आप क्या चाहते हैं? कुशीनगर के लिए सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत है। मैं एक होटल व्यापारी के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ, जिससे होटल व्यवसाय बढ़े और यहाँ रोजगार के और साधन खुल सके। देखिए, सबसे पहले तो एयरपोर्ट चालू करना चाहिए और एयरपोर्ट के साथ साथ होटल व्यवसायियों की कुछ समस्या है जो जिले स्तर पर उसका समाधान होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जिसकी वजह से होटल व्यवसायी बहुत कुछ चाह के भी नहीं कुछ कर पाते हैं। एक बड़ी समस्या होटल व्यवसायियों के लिए है यहाँ का मंदिर। एक एक मंदिर में 300-300, 400-400 कमरे बने हुए हैं जिसका ना कोई लाइसेंस है, कोई नियम है, ना नियमावली है। वहीं होटल व्यवसायी 50 तरह के नियमों से जूझते हुए अपना होटल चला रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस नियम में थोड़ा बदलाव किया जाए और होटल व्यवसायियों के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई जाए। चलिए पराशर साहब, अब आप चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं क्योंकि आप बहुत टेक्निकली चीज़ों को जानते हैं। एयरपोर्ट की बात हर बार हर किसी से सुन रहे हैं, हर कोई कहता है भाई एयरपोर्ट हो, यहाँ रेल की कनेक्टिविटी हो जाए, ये और बेहतर हो जाएगा कुशीनगर। आप थोड़ा टेक्निकली हमें समझाएंगे कि दिक्कत क्यों आ रही है? सब तैयार है, मैंने तो सुना है कि गोरखपुर में रात को फ्लाइट लैंड नहीं करेगी, यहाँ वो सुविधा है कि रात में फ्लाइट लैंड कर जाएगी, बारिश हो तूफान हो फिर भी यहाँ फ्लाइट लैंड कर सकती है। सर ऐसा है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और द ग्लाइड पाथ एंटीना और लोकलाइजर बिल्डिंग और DVOR, तो DVOR 2 साल पहले बन चुका था, उसके डाटा अभी पब्लिश नहीं हुए हैं। जब ILS लगाने की बात होती है तो जब ऑब्स्टेकल चेक करने वाले आते हैं तो उस टाइम यहाँ 3-4 कॉलोनियाँ जो बनी हुई है, घर बने हुए हैं, वो ऑब्स्टेकल जोन में थे। उन्होंने क्या किया कि सरकारी ज़मीन थी, इंक्रोच करके घर बना लिए थे। घर में AC लगा हुआ है, कोर्ट में केस कर दिए कि भाई हमारे पास तो रहने के लिए घर नहीं है और आदमी का अच्छा खासा बिजनेस है। बाद में यहाँ की लोकल निकायों, नगर पालिका के लोगों और जैसे कि बड़े बड़े लोगों ने और अधिकारियों ने मिल करके उन लोगों को समझाया। समझाने के बाद लास्ट वीक में कोर्ट से केस वापस हो गया है। अब जो है सो बाउंड्री वाल बन जाएगी और बाउंड्री वाल बनने के बाद अब जो ILS की जो प्रक्रिया है अगले 3-4 महीने में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल मार्च से कम यहाँ एक फ़्लाइट जो है यहाँ की जनता देखेगी और हर मौसम में यहाँ जहाज़ उतर सकेगा। और ये फैसिलिटी गोरखपुर से एक एक्स्ट्रा होगा यहाँ। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग का स्कोप नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट को इसके पीछे लगना पड़ेगा। जो बहुत सारी टूर ट्रैवल्स जो अभी कलकत्ता में इंटरनेशनल फ़्लाइट उतारती हैं, उनको यहाँ पे बिजनेस करने के लिए उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो ये दिन दूर नहीं है कि यह भी कलकत्ता के जैसा और गोरखपुर के जैसा एक अच्छा एयरपोर्ट हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी। चलिए, आपने देखिए टेक्निकली चीज़ें बताई आपने सर, अपना भविष्य, विजन, व्यापार और किसानों के लिए क्या कुछ हो सकता है आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, कम वक्त में आपने बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर करी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन मंच पर रहिए, मैं चाहूँगी एडिटर रमेश चंद्रा जी से प्लीज़ आएँ और सम्मानित करें। तो कैसे होटल व्यवसायियों को क्या दिक्कतें आती हैं, और बीजेपी नेता के तौर पर भी उन्होंने अपनी बात कही कि लगातार वो कार्यकर्ता रहेंगे और बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। ओम प्रकाश ने बताया, और उसके बाद RK पारासर जी ने बताया कि किस वजह से एयरपोर्ट अभी नहीं, एयरपोर्ट है जो कुशीनगर में, वो आगे आने वाले दिनों में फ़्लाइट वहाँ रन करेगी, क्या असुविधा आ रही है उसके बारे में उन्होंने बताया। कृषि यंत्र के बारे में सच्चिदानंद गुप्ता जी ने बताया कि किसानों को सुविधा मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो रंग ला रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में उन सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पधारे और आपने अपना समय दिया, क्योंकि कुशीनगर में आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम इसी वजह से पहुंची थी कि इस छोटे से ज़िले की भी बात, जनता की जो बात है वो दूर तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया।